हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शिल्पी और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए, राइट। 1 एम 1 लाइफ 100 मार्क्स। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चैप्टर 3। ओके, और हमने इसमें कुछ पार्ट कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। क्या कवर किया है वो मैं जल्दी से क्विक रिविजन दे देती हूँ आपको, और प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोज। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में, उनकी क्या मेथड है, क्या अप्रोच है, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या उनके तरीके थे चीजों की, क्या डिमांड्स थी, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, आईएनसी कैसे फॉर्म हुई थी ये भी हमने पढ़ लिया है। फाइन। आईएनसी के फॉर्मेशन से लेकर के जो भी आपके दो टाइप के थिंकर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट की जो थिंकिंग है उसके बारे में हमने बात कर ली। उनकी थिंकिंग क्या थी कि हम बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनली बात करेंगे, लीगली बात करेंगे, एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन। तो उनका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू था। फाइन, वो तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद क्या था कि देयर वाज सम लीडर्स, सम पर्टिकुलर लीडर्स। कल मैंने आपको क्या बताया कि पूरा नरेशन ऑफ द स्टोरी बताया। फाइन, मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी हिस्ट्री का कैसे चल रहा था बिहाइंड द सीन आईएनसी में, बिहाइंड द सीन अर्ली नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे, दैट आई हैव टोल्ड यू। फाइन, अभी क्या बताना है हमको कि जो लीडर्स हैं एक्चुअल में कौन कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे जिनकी आइडियोलॉजी काम कर रही थी। आज हम लोग थोड़ा फैक्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट डोंट गेट स्कैर्ड कि भाई इतना कैसे याद करना है, कैसे करना है। बस एक काम करो, प्लीज प्रीवियस वाला वीडियो देखो। आपको क्या होगा कि ओवरव्यू पूरा आ जाएगा कि हाँ कैसे काम हो रहा था, क्या क्या चीजें थी। बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको वहां पर इलेबोरेट किया है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आज वाला जो चैप्टर है उसमें हम 3 लीडर्स हैं, हमारे 3 लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या चीजें की थी। ठीक है, क्या क्या एसोसिएशन फॉर्म किए, मैगजीन्स में काम किया, आर्टिकल्स दिए। तो आज हम थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ेंगे। ठीक है, एंजॉय करना इसको भी, दिमाग से सुनना ठीक से। और एक काम बस इतना किया करो आप लोग कि रिवीजन कर लिया करो। और रिवीजन कैसे करना है? 2x पे लगा के करो यार। इतना स्लोली स्लोली क्यों रिवीजन करना है तुमको? इतना आराम से मैं बोल रही हूँ, आप 2x पे लगा के रिवीजन करो और 3 टाइम्स रिवीजन कर लो, सारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। टेंशन मत लेना कि हिस्ट्री है, फैक्ट्स कैसे याद करें, क्या करें क्या नहीं करें। नहीं, रिवीजन करो, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं देन। ओके, आईएनसी तो फॉर्म हो गई थी। आई टोल्ड यू कि आईएनसी फॉर्म कैसे होती है, ब्रिटिशर्स की क्या अप्रोच थी, और उसमें 2 टाइप के थिंकर काम कर रहे थे आपके कि भाई पहले जो थे वो थे कि चलो बात करते हैं, उसके बाद विल कम टू द कंक्लूजन। और एक थे जो रिवोल्यूशनरी बिल्कुल थॉट में थे कि आज तो दंगा करके रहेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे करके काम चल रहा था। बट अभी ब्रिटिशर्स को क्या था कि भाई उनको था कि चलो हम आईएनसी फॉर्म तो करवा दे रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन कुछ और भी चीजें चल रही थी। उनको अच्छा तो नहीं लग रहा था ना कि पॉलिटिकल लीडर्स मिल गए हैं बहुत सारे, इतने सारे इंडियंस को आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, विच वॉज नॉट गुड फॉर देम, क्योंकि उनको तो अपना एम्पायर बनाना था। अब देवर लाइक कि अब इंडियंस भी रूल करने लग जाएंगे, कहीं कुछ अगेंस्ट ना हो जाए, तो फिर उनको थोड़ा डर भी लग रहा था। फाइन, तो उनका क्या एटीट्यूड था कांग्रेस की टुवर्ड्स वो देखेंगे। क्या एटीट्यूड था कांग्रेस की टुवर्ड्स? कांग्रेस मींस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाइन, आईएनसी का फुल फॉर्म रट लेना, मैं आईएनसी आईएनसी बोलती हूँ, उसको याद रखना कि क्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि आईएनसी क्या है। ओके, तो कांग्रेस की टुवर्ड्स इनका कुछ एटीट्यूड चल रहा था। कैसा एटीट्यूड था? पॉजिटिव होगा क्या? डेफिनेटली नॉट। पॉजिटिव एटीट्यूड हो ही नहीं सकता, थोड़ा तो नेगेटिव होना ही था। इनिशियली उन्होंने हमें बोल दिया कि ठीक है आप एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म बना लो, बट पीछे आपके ना बहुत सारी स्ट्रैटेजी चल रही थी, बहुत सारे उनके एजेंडा थे जो उनको फुलफिल करना था। तो वो क्या था? In the beginning, British government looked upon the Congress movement with favor. Fine. अब इनिशियली तो उन्होंने सोचा था सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, हमको फेवर करेगा, और जो भी लीडर्स होंगे उनको हम मैनिपुलेट कर लेंगे। पर क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उनको समझ में आता है, शिट ये तो गलत कर दिया। अभी तो लीडर्स आ गए इंडियंस के, वो अपनी चीजें रखेंगे, दे आर एजुकेटेड, वो इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी अपनी अप्रोच फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं मैगजीन से, आपके आर्टिकल से। तो ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है। दे वर लाइक अब इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा आईएनसी को। तो क्या होता है, इन फैक्ट अ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशियल अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड टुक पार्ट इन दिस डेलिब्रेशन। द कांग्रेस मेंबर वर इनवाइटेड अ गार्डन पार्टी बाय द वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन इन कोलकाता 1886। इनिशियली वो ठीक थे कि ठीक है चलो एक सेटअप है, वहां पे जाएंगे, और उन लोगों ने इनिशियली पार्टी में भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी चाय स्नैक्स खाए थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये चाय स्नैक्स वाला कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होगा। फाइन,
तो वो उन्होंने इनिशियली क्या किया कि भाई पार्टी में पार्टिसिपेट भी किया, लीडर भी बने, बहुत सारे उन्होंने खाने पीने वाली चीजें जो होती है ना ऑर्गेनाइज करवाए, बहुत सारे फंक्शन करवाए। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स लाइक अरे यार आईएनसी फॉर्म करके सही नहीं किया। कैसे? बट द ऑफिशियल एटीट्यूड सून चेंज। लॉर्ड डफरिन ट्राइड टू divert the national movement by suggestion to Hume that Congress should devote itself to social rather than political affairs. डफरिन भाई साहब डरने लग गए, डर गए। ह्यूम तो थोड़े जेन्युइन थे, उनको तो पता था कि मैं इसीलिए बनवा रहा हूं कि इंडियन पॉलिटिकल थोड़े से अवेयर हों, जो एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर हैं वो आ जाएं और बात रखें अपनी। ह्यूम वाज अवेयर अबाउट दैट। ह्यूम का लॉजिक थोड़ा अच्छा था, वो थोड़े अच्छे लिबरल इंग्लिशमैन थे, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी सारी चीजें, प्लीज गो थ्रू द वीडियो। ओके ओके, पर होता क्या है, डफरिन थोड़ा डर जाता है। डफरिन वाज लाइक अब क्या होगा, अब तो आईएनसी को प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब इंडियंस अपनी पॉलिटिकली चीजें भी चला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ किया है, लोगों को बता रहे हैं कैसे हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो सारी चीजों के बारे में अगर इंडियंस को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डफरिन वाज स्कैर्ड, अ बिट ऑफ स्कैर्ड। फाइन, तो ठीक है, अब वो स्कैर्ड हो जाते हैं और वो ह्यूम को बोलते हैं कि ह्यूम जी सुनिए, अभी क्या करना है आपको, ये जो आईएनसी का प्लेटफॉर्म आपने बनवाया है ना, उसको थोड़ा सा होल्ड डालिए, उसको बोलिए कि सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए आए थे वो, ना कि पॉलिटिकली। उनको चाहिए कि सिर्फ सोशली आप काम करो, एनजीओ की तरह काम करो। अब ये लीडर की तरह काम क्यों करना शुरू कर रहे हो आप लोग? क्यों आप लोग इतनी सारी प्लिया ला रहे हो, बहुत सारी पिटिशन फाइल कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो वो इसलिए थोड़ा सा स्कैरी फील करने लगे। स्कैरी फील किया तो फिर उनका जो भी एजेंडा था वो चेंज हो गया। जो भी उनको लग रहा था कि आईएनसी की तरफ वो फेवर कर रहे थे, वो पूरा फेस चेंज हो गया। फाइन, ठीक है, तो समझ आया कि ऑफिशियली कैसा उनका फेस बन गया था हमारे आईएनसी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, कैसा उनका रिएक्शन हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी चीजें वो करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू ब्रेक आईएनसी। डफरिन क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि लाओ किसी तरह कुछ तो इसको करूं, अब ब्रेक कर सकूं। फाइन, ठीक है, आप ट्राई कर लो, मे भी हो जाए। बट ऐसा नहीं है, फ्रीडम फाइट तक आईएनसी काम करती रहेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। हाँ, देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट इन 1907 एज वेल, बट फिर भी हम आते हैं 1916 में और साथ में काम करते हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे एनेक्डोट हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो धीरे धीरे होते हैं। तो ब्रिटिशर्स चाहे कुछ भी कर ले, कॉन्फ्लिक्ट चाहे कुछ भी कर ले, बट एट द एंड फ्रीडम तो मिलेगी ही मिलेगी और आईएनसी उसमें मेजर पार्ट प्ले करेगी। फाइन, चलो ठीक है। तो इन्होंने फिर और क्या क्या करने की कोशिश की वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया आईएनसी को, देखो इन्होंने क्या बोला, अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल ब्रिटिश ऑफिशियली क्रिटिसाइज्ड द नेशनल कांग्रेस। क्रिटिसिज्म इतना दे रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। इट्स लाइक अ माइक्रोस्कोपिक वाली माइनॉरिटी है, ऐसे काम कर रही है, इतनी छोटा सा ग्रुप है बस और कुछ नहीं है, तो पूरी तरह से क्रिटिसिज्म, सो दैट वो लोग काम करना बंद कर दें। फाइन, तो क्या है, मॉरल डाउन हो जाए, इसलिए वो बोलना शुरू कर देते हैं। फाइन, ठीक है, आप बोलते रहो, हमें कोई परवाह नहीं पड़ती है इतनी। उसके बाद क्या था, एंड ब्रांडेड इट्स लीडर्स एज डिसलॉयल बाबूज। उन्होंने बोला कि ये जो आप लोग पॉलिटिकली जो लीडर्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो अपनी डिमांड रख रहे थे, उनको उन्होंने क्या कह दिया, डिसलॉयल बाबूज हैं आप लोग, डिसलॉयल बता दिया उनको। ठीक है, अब क्या होगा, क्रिटिसिज्म होगा तो दे विल डेफिनेटली लीव द कांग्रेस और फिर हमारे तरीके से काम करने लगेंगे। उनको ये लग रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, और अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उनको उन्होंने वायलेंट विलेंस भी बोल दिया कि आप लोग वायलेंट हो, आप विलेन हो। बहुत सारे बेचारों को टैग मिल गए। ठीक है, अब कुछ तो नेशनलिज्म के लिए सुनना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद क्या होता है, 1890 में द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कांग्रेस डेलिब्रेशन और अटेंडिंग इट्स मीटिंग्स। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको बैन कर दिया कि आप अब आईएनसी की मीटिंग में नहीं जाओगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस होके आ रहे हो कि हमने अच्छा नहीं किया है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं जाएंगे आईएनसी। मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को ऐसे हो रहा है कि ऐसे नहीं तो ऐसे रोको, रोकना ही एक अल्टीमेट कंक्लूजन है उनके लिए। ठीक है, अब ठीक है, सॉरी, I'm really sorry. Yeah. Okay. Then what happened? ये सीरी थी। They encouraged सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, सैयद अहमद खान, बहुत सारे लीडर्स को क्या करने की कोशिश की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे थे, उनको हो रहा था कि अंदर ही अंदर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लोगे तो रूल कर लोगे। और ब्रिटिशर्स का ये फेवरेट रूल था, डिवाइड एंड रूल, फेवरेट फंडा। ठीक है, अंदर ही अंदर डिवाइड कर दो सबको, हिंदू मुस्लिम वाला फैला दो, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला फैला दो, कास्टिज्म फैला दो, और फिर किसी तरह सबको डिवाइड कर दो। यूनिटी ही नहीं होगी तो नेशनलिज्म कहां से ग्रो आएगा, और जब नेशनलिज्म की फीलिंग ही नहीं आएगी तो पेट्रियोटिक भी फील नहीं करोगे, और जब पेट्रियोटिक और नेशनलिटी कुछ नहीं फील करोगे तो फ्रीडम के लिए लड़ोगे ही नहीं, अल्टीमेटली लड़ोगे ही नहीं। ऐसे हो जाएगा ना कि ब्रिटिशर्स आर नाइस, ठीक है जैसे चल रहा है चल ले, तो खाओ पियो सो जाओ, ऐसे वाला हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत ट्राई किया, कई सारे लीडर्स को इन्फ्लुएंस भी किया, कई सारी फोर्सफुली एक्ट भी लगाए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ना जाएं, कई सारा क्रिटिसिज्म भी दिया। फाइन, तो ये था हमारा क्या, ऑफिशियली इन लोगों का जो वे ऑफ बिहेवियर था टुवर्ड्स आईएनसी। फाइन, ब्रिटिशर्स का कैसा था वो समझ आया, समझ आया ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या होता है, देयर वॉज सम प्रोमिनेंट लीडर्स। अर्ली नेशनलिस्ट की क्या थिंकिंग थी, आइडियोलॉजी थी, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, आई थिंक पूरा मैंने अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, उसमें उनकी डिमांड्स भी बता दी है मैंने, उनकी क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्रिटिसिज्म भी मिला है उन्हें, क्या अचीवमेंट मिले हैं, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। फाइन, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में एज आई टोल्ड यू क्रोनोलॉजी के सेट में पढ़ना है बच्चे। क्रोनोलॉजी के सेट में कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे उसका इंपैक्ट सेकंड चैप्टर पे आता है, सेकंड चैप्टर पढ़ोगे उसका इंपैक्ट थर्ड चैप्टर पे आता है, तो रिजल्ट आपके अगले अगले चैप्टर में ना इंपैक्ट दिखते हैं, इसीलिए आप क्रोनोलॉजी के सेट में पढ़ो। फाइन, जैसे दीप बता रही हूँ, जैसे वीडियोस आ रहे हैं जिस सीक्वेंस पे, उस सीक्वेंस से पढ़ो, रैंडमली उठाकर मत पढ़ना। फाइन, और अगर रैंडमली पढ़ना है आपको कुछ चैप्टर तो एक रीडिंग मार के आओ यार बुक से, ठीक है। तो फिर, अब वैसे तो मैं कहूंगी आप रीडिंग क्यों कर रहे हो, आप आओ यूट्यूब पे पढ़ो, 2x की स्पीड लगाओ, इजीली चैप्टर आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पढ़ोगे, उसको आधे घंटे में खत्म कर लो। फाइन, चलो, तो अभी आज हम लोग देखने वाले हैं 3 लीडर्स जो कि अर्ली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने काम क्या क्या किए। थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, टेंशन मत लेना, लेकिन ठीक है, टेंशन मत लेना, आराम से देखना और 2-3 बार देखना, और आई एम गारंटिंग यू कि भाई आना ही आना है, याद हो ही जाना है, और एमसीक्यूज तो आपके छूटेंगे ही नहीं। फाइन, चलो, तो कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। कब से कब तक रहते हैं वो, 1825 से 1917 तक। तो ही वाज बोर्न इन 1825। फाइन, मुंबई में, कहां पर, मुंबई में, ही बोर्न इन 1825 इन मुंबई। दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते हैं, मैंने एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो आपको जो एमसीक्यूज मिलेंगे उसमें इनके क्वेश्चन भी मिलेंगे। फाइन, तो इनको क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको एक ऐसे टाइटल दिया गया है, तो वो याद रखना हमेशा, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, इलेक्टेड टू द मुंबई म्युनिसिपल, ही वाज द वन जिनको म्युनिसिपल में मुंबई के इलेक्ट किया गया था, ओके। और ये जो थे ना, एक प्रोफेसर भी थे मैथमेटिशियन के, मैथमेटिशियन के भी प्रोफेसर भी थे मैथमेटिक्स के, तो वो इस तरह से भी काम कर रहे थे, और साथ में उनको इलेक्ट किया गया था मुंबई म्युनिसिपल में। और बहुत अच्छा सा अचीवमेंट भी है इनका, वो देखो, फाउंडेड बॉम्बे एसोसिएशन। मैंने क्या बताया था, अर्ली नेशनलिस्ट ने क्या किया था, इंडिया में तो काम कर ही रहे थे, बहुत सारे एसोसिएशन बनाकर पीपल्स को एजुकेट करके। तो ये प्रोफेसर भी थे, पॉलिटिकली लीडर की तरह भी काम कर रहे थे, इन्होंने एसोसिएशन भी फॉर्म कर दिया सो दैट बहुत सारे लोगों को वो चीजों से अवेयर कर सके। फाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एडिटेड न्यूज़पेपर राष्ट्रगोप्तार, याद कर लेना इसको, राष्ट्रगोप्तार जो एक न्यूज़पेपर था उसको भी एडिटेड किया इन्होंने, उसमें आर्टिकल्स निकालते थे अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रगुप्तार किससे रिलेटेड है, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है। फाइन, उसके बाद क्या होता है, एक मैगजीन है धर्म मार्गदर्शक, धर्म मार्गदर्शक एक मैगजीन है, उसमें भी इन्हीं का पार्टिसिपेशन है। फाइन, एक राष्ट्रगुप्तार हो गया, एक क्या हो गया आपका, धर्म मार्गदर्शक, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स की तरह याद रखो, इनको आप याद रखो, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसके लिए याद रखो। फाइन, चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, ही वॉज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया व्हेन ही वॉज इन इंग्लैंड। एज आई टोल्ड यू, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो सिर्फ इंडिया में ही काम कर रहे थे, नहीं, वो ऑल ओवर वर्ल्ड भी काम कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि दे वर एबल टू लोकेट, वहां पर जा सकते थे वो, तो वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड में, लंदन में, अलग अलग जगह पर भी काम कर रहे थे। तो दादा भाई नौरोजी जी जो थे वो इंग्लैंड में आपके इंडिया के
अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, एम्बेसडर की तरह काम तो कर रहे थे बट अनऑफिशियल, ऑफिशियली उनको नहीं अपॉइंट किया गया था बट अनऑफिशियली वहां पर एम्बेसडर की तरह काम कर रहे थे और चीजें बताते थे, मतलब कि पॉलिटिकली वो वहां पर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे लोगों को, वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी, सॉरी हिंदू बता रही हूँ, इंडियन कम्युनिटी होगी उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा काम भी ये कर रहे थे दादा भाई नौरोजी जी बाहर इंडिया के, फाइन। और इंडिया में तो आप ऑलरेडी एसोसिएशन बना ही रहे हो, पढ़ा भी रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, बाहर भी कर रहे हो, ठीक है। एंड देन इन 1865 he founded London India Society, which was very important. London India Society, where in 1856 लंदन में इन्होंने फॉर्म की, ठीक है। 1865 में इन्होंने लंदन में फॉर्म की, क्या, ये आपकी लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, लंदन इंडिया सोसाइटी किसने फॉर्म की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कब फॉर्म की थी, 1865 में, कहां पे, लंदन में, ठीक है। किस लिए फॉर्म की थी, ताकि आप पॉलिटिकली व्यूज रख सको अदर जगह पर भी, इंडिया के बाहर भी, ठीक है, सबको कलेक्ट कर सको, नेशनलिटी की फीलिंग ला सको, यूनिटी ला सको, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार कोई इंडियन मेंबर था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में था, मींस ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई इंडियन। अभी तो ऋषि सुनक का आपको पता होगा यूके में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। तो अभी क्या है इनका देखो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उस टाइम पे मेंबर थे ये, समझ रहे हो, 19th वाली सेंचुरी में, उस टाइम पे ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, विच वाज ह्यूज, ठीक है, विच वाज रियली ह्यूज, क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट ने भी बहुत काम किया है, बहुत सारे अचीवमेंट दिए हैं हमको, इस तरीके से उन्होंने हर जगह जा करके अपनी पहचान दी है, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, फाइन। उसके बाद क्या होता है, इन 1893 हाउस ऑफ कॉमन्स passes a resolution in favor of holding ICS एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। ICS एग्जामिनेशन याद है आपको, कॉन्सेप्ट ICS वाला, उसमें क्या था, ये लोग एग्जामिनेशन जो था वो इंडिया में कंडक्ट नहीं कराते थे, ट्रेनिंग जो थी इंडिया में नहीं होती थी, इंग्लैंड और इंडिया में कराने के लिए इन्होंने भी यहाँ पर पिटीशन दी थी, इन्होंने भी बोला कि आप ऐसा करो कि भाई यहाँ पर भी कराओ, सो दैट जो इंडियंस हैं वो भी इंडियन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए आप ICS का जो एग्जाम है वो इंडिया इंग्लैंड दोनों में साइमल्टेनियसली कंडक्ट करो, फाइन। तो ये चीजें थी, ये कब इन्होंने बोला, 1893 हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, ठीक है। उसके बाद होता भी है एग्जाम दोनों जगह पे, ठीक है। फिर क्या होता है, 1866 ही फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, मतलब कि एक तो पहले उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी, उसके बाद एक इन्होंने बनाया क्या, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, ठीक है। तो कई सारे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी जी ने बनाए, इसीलिए उनको इतना ज्यादा टाइटल दिया हुआ है ग्रेट ओल्ड मैन का, ठीक है। तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो काफी ज्यादा है इंडिया के बाहर भी, फाइन। इंडिया के अंदर तो है ही कॉन्ट्रीब्यूशन, INC में भी थे, बहुत सारी चीज थी, अभी आगे देखेंगे हम और क्या क्या किया है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जब आप देख रहे हो तो लंदन इंग्लैंड में जाकर के ये हमें बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, यस अनऑफिशियली बट काम कर रहे हैं, फाइन। उसके बाद क्या है, सी द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कौन है, दादा भाई नौरोजी। दादा और भाई से ऐसे रिलेट करके याद रखो ना कि जो दादा है वही भाई और वही क्या है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में कई बार पूछा जाता है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। नेक्स्ट क्या है, INC में इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्राइस, 3 बार उन्होंने प्रेसिडेंट की तरह से काम किया INC में। कब कब किया, उन्होंने किया 1886 में, ठीक है, 1893 में एंड देन 1906 में लास्ट टाइम, ठीक है। तो 3 बार उन्होंने क्या किया, INC में प्रेसिडेंट की तरह से काम किया, फाइन, ठीक है। INC में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है, INC के फॉर्मेशन में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो। ये अर्ली नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इनिशियली बात करी कॉन्स्टिट्यूशनली, ऑफिशियली, लीगली, तो इसलिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या होता है, ही डिमांडेड स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज द वन हु डिमांडेड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, आईएनसी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने फर्स्ट टाइम 1906 में 1906 में फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड की थी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है यार इनके तो, मतलब 1906 में जो स्वराज की डिमांड हुई थी फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है लोगों का कि फर्स्ट टाइम स्वराज की डिमांड कब हुई थी, किसने की थी, कहां की थी, तो आईएनसी में की थी 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने क्या डिमांड की थी, स्वराज की डिमांड की थी। फाइन, तो ये स्वराज वाला पॉइंट याद कर लो। आई थिंक आपको याद हो भी क्या होगा। देखो क्या किया करो, वीडियो 2x पे लगाया करो और 3 बार देख लिया करो, मैक्सिमम 3 बार, रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज के लिए 3 बार आप देख लोगे ना, आपको याद हो जाएगा। कुछ नहीं याद होगा तो मेरे डायलॉग्स याद रह जाएंगे आपको, आपके कान में हो जाएंगे कि ठीक है ये बोला था मैम ने, और आपको रिलेट हो जाएगा। एमसीक्यूज तो आपके तुरंत सॉल्व, सामने आंसर लिखा हुआ है सॉल्व, पता है ना, क्योंकि स्टोरी याद आ गई है, डायलॉग्स याद आ गए, तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक काम बस इतना करना कि 3 बार जरूर देखना एक वीडियो, चाहे आप वीडियो देखो, चाहे आप बुक पढ़ो, चाहे आप नोट्स पढ़ो, बट प्लीज 3 टाइम्स वाली स्ट्रैटेजी मत भूलना, ठीक है, 3 टाइम्स जरूर पढ़ना। मैप में मैंने आपको 5 टाइम्स स्ट्रैटेजी बताई थी, वो अगर आपने कर ली ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर आपने अभी 3 टाइम्स वाली स्ट्रैटेजी कर ली ना, हिस्ट्री में रीडिंग की, रीडिंग करने की बस बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ आप रटने लग जाओ तुरंत ऐसे ऐसे, नहीं, बस रीडिंग कर लो, याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। ना हो तो बता देना मुझे, ठीक है। ही पास्ड अवे इन 1917 अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, एक और पॉइंट मिस हो गया हमारा, ही गेव हिज व्यूज ऑन इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एक्चुअल में हमें कब पता चला था, जब ड्रेन थ्योरी आई थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आई थी, उसमें हमें एग्जैक्टली पता चला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पैसा ला नहीं रहे हैं, यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ड्रेन हो रहा था। आपकी आर्मी है तो आर्मी की सैलरी भी यहाँ से जा रही है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जो ड्यूटीज लग रही हैं वो भी हम भर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा रहे हो और वहां से आप क्या करते हो, बना बनाया मशीन वाला सामान सस्ता सा लेकर के हमारी मार्केट में आते हो। तो ये सारा क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ था, मतलब पैसे इंडिया के जो थे वो बाहर जा रहे थे, इनकम कुछ नहीं हो रही थी पर बाहर सब जा रहा था। हम सैलरी पे सैलरी तो दिए जा रहे हैं पर इनकम तो कुछ आ ही नहीं रही है, तो ऐसे कैसे चल पाएगा एक इंडिया। तो ठीक है, इंडिया को ये वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिली, और ये किसने बताया, ये बताया दादा भाई नौरोजी ने। किसने बताया, देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस टाइटल से जो इन्होंने अपनी एक आर्टिकल निकाला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी, ठीक है। अब ये मतलब क्या है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखो पॉवर्टी तो समझ आ रहा है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इकोनॉमिकली, आई अंडरस्टैंड, कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि देखो ब्रिटिश में जब उन्होंने देखा कि ये लोग जो रूल्स रेगुलेशन लॉज लगा रहे थे वो बहुत अच्छे से चल रहा था, स्मूथली चल रहा था, प्रॉपर चल रहे थे, पर जब ये इंडिया में लगाते थे तो बायस्ड हो जाते थे, पूरी तरीके से उस तरीके से रूल्स नहीं लगाते थे। अब जैसे देख लो लाइसेंस एक्ट, लाइसेंस एक्ट में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, इंडियंस नहीं रख सकते हैं, और लाइसेंस देते ही नहीं थे, देवर लाइक लाइसेंस देंगे ही नहीं, और लाइसेंस जब देंगे ही नहीं तो आपके पास अगर वेपन आ जाता है तो आपको बस रख लेंगे, भाई जेल चलो, हो गया, आपके पास वेपन मिल गया, आपके पास लाइसेंस एक्ट भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो गए ना, ठीक से रूलिंग ही नहीं है। तो इट वाज लाइक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि वो जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ यूके में जो रूल चला रहे हैं ना, इंडिया में उस तरह से नहीं चला रहे हैं, इसलिए उसको बोला गया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फाइन, तो पॉवर्टी तो आ ही रही थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन से, बिकॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, और साथ में अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी चल रहा था। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी हिस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी आईएनसी की बाय द अर्ली नेशनलिस्ट, जो कि बाद में आपको इम्पैक्ट देती है, एक बेस तैयार करती है लड़ने का, एक बेस तैयार करती है कि आप अपनी डिमांड रखो, ब्रिटिशर्स का फेस दिखाती है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है बाय दिस थ्योरी। फाइन, चलो, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने दी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। 1907 में ही पास्ड अवे, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ स्पेक्टेकुलर लीडर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और पर्सनालिटी है गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी क्या है, अर्ली नेशनलिस्ट है।
एज आई टोल्ड यू, अर्ली नेशनलिस्ट की सारी चीजें, सारी थीम, सारी चीजें मैं आपको इलेबोरेट कर चुकी हूँ। आज हम फैक्चुअल चीजें देख रहे हैं कि कौन से लीडर थे। बस 3 देखना है और ज्यादा नहीं पढ़ना है, टेंशन मत लो। सिर्फ इनके दादा भाई नौरोजी जी के बारे में पढ़ लेना है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में पढ़ लेना और फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो टेंशन मत लो इतनी। गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। दादा भाई नौरोजी जी का याद हो गया ना, रास्त गुफ्तार वाला, मार्गदर्शक वाला, ऐसे करके रिकॉल करके याद करो, सिनॉप्सिस बना के याद करो। फाइन, आप गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी देख लेते हैं क्या क्या है। एक पेपर लो, लाइन बनाओ, तीनों लोगों का नाम लिखो और बस ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लिखते जाओ कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि सिमिलर है ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइन, बस नाम चेंज है मैगजीन का या फिर एसोसिएशन जो उन्होंने फॉर्म किए हैं, और कुछ नहीं चेंज है, ठीक है। तो इनका क्या था, बॉर्न इन कोल्हापुर इन 1866। फाइन, चलिए ठीक है, ये आ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये प्रोफेसर थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के। दादा भाई नौरोजी किसके थे, मैथमेटिक्स के थे, ठीक है। एंड देन ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एमजी रानाडे। ओके, तो ये जो आइडियोलॉजी फॉलो करते थे वो एमजी रानाडे की फॉलो करते थे। एमजी रानाडे वाज आल्सो अ गुड लीडर। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो ये फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, एमजी रानाडे की। फाइन, और गोपाल कृष्ण गोखले की आइडियोलॉजी कौन फॉलो करता था वो भी अभी पता चलेगा, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी भी कोई फॉलो करता था, इन्हें भी कोई फॉलो करता है, ये इनको फॉलो कर रहे हैं, इन्हें कोई और फॉलो कर रहा है, तो ये कौन करता है वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूं। हाँ फाइन, ओके। एंड देन क्या होता है, हाँ इसका आंसर अभी मैं दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। इसका आंसर मैं दूंगी कि इनकी आइडियोलॉजी कौन फॉलो कर रहा था। ऐसा सर्किल बनता है चीजों का, आइडियोलॉजी का, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ डेक्कन सोसाइटी ही वेंट टू इंग्लैंड। ये भी इंग्लैंड जाते हैं। एज आई टोल्ड यू, अर्ली नेशनलिस्ट ना इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी काम करते हैं, और ये बिगेस्ट अचीवमेंट है उनका, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो ये भी इंग्लैंड जाते हैं और डेक्कन सोसाइटी की तरफ से जाते हैं, ठीक है। देयर वाज डेक्कन सोसाइटी जो फॉर्म होती है, आई थिंक 1875 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज कमेंट, 1875 है आई थिंक, ओके। तो डेक्कन सोसाइटी की तरफ से ये इंग्लैंड जाते हैं। फाइन, तो इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, पॉलिटिकल लीडर्स को, वहां पर सबको अवेयर करते हैं। इनका काम क्या है, अवेयरनेस फैलाना, राइट। चलो नेक्स्ट क्या होता है, 1905 में जो सेशन होता है आईएनसी का वाराणसी में, वो इन्होंने लिया था। आईएनसी का 1905 का जो सेशन है वो वाराणसी में होता है। उसमें कौन थे, उसमें ये हेड करते हैं, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। सेशंस में आपको आईएनसी के अच्छे से एक दिन अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे कौन कौन हेड करता है, बीच बीच में थोड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, तो वो सारी चीजें सेशंस वाला एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशंस बनाऊंगी आईएनसी की, उसमें बता दूंगी। फाइन, चलो। ही फेवर्ड द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव हिज गोल्स। ऑब्वियसली अर्ली नेशनलिस्ट है, अर्ली नेशनलिस्ट का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनली करना, कॉन्स्टिट्यूशनली सारे काम को करवाना, कॉन्स्टिट्यूशनली सारी डिमांड को करना, ऑफिशियली डिमांड को करना, तो ये भी वही फॉलो करते थे, ठीक है। ही क्रिटिसाइज्ड सम पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। अब देखो अर्ली नेशनलिस्ट का फॉर्मेशन कैसे से दिखता है ना, ऐसा लगता है कि यार ये कितना ब्रिटिशर्स को प्रेज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली डिमांड कर रहे हैं, बेग कर रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 P's याद है, तो 3 P's पे काम कर रहे हैं। बट साथ में ये लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होते थे पॉलिसीज को, क्योंकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, तो ये क्रिटिसाइज कर लेते थे ऑफिशियली। उनकी जो भी एक्ट होते थे, जो भी पॉलिसीज होती थी, इनको क्रिटिसाइज करने का पूरा राइट मिला हुआ था। तो इन्होंने कुछ कुछ चीजों को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया ब्रिटिशर्स की। क्या थी वो, देखो जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश आर्मी, आर्मी पे अननेसेसरी खर्चा किए जा रहे हो, उससे अच्छा आप हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करो, तो उसके बारे में इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आर्मी पे एक्सपेंडिचर कम करो। अदर देन दैट, पॉलिसी ऑफ नो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस एट द हायर पोस्ट, हायर पोस्ट पे इंडियंस की अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, उसके लिए भी इन्होंने अपोज किया कि आप ये भी गलत करते हो, प्लीज भाई ये वाली पॉलिसी को भी थोड़ा किनारे करो, रेशियो बढ़ाओ इंडियंस का, ठीक है, ये भी अच्छी चीज थी। अदर देन दैट, प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन, कॉटन पे प्रोडक्शन टैक्स लगा देते थे। खुद तो मशीन का कपड़ा लेकर आते थे और हमारे जो कॉटन के होते थे, हैंडलूम जो काम कर रहा है, उस पर इतना टैक्स लगा देते थे कि हम क्या करें, कॉटन ही बनाना बंद कर दें। तो इस पे भी इन्होंने बोला कि इस पॉलिसी को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। फाइन। अदर देन दैट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को इन्होंने बोला कि सेपरेट करिए, जुडिशरी सेपरेट होगी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है बेहतर तरीके से,
अदरवाइज एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में रहती है जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी हमेशा आपकी फ्रीली मूव करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, तो उस पर इन्होंने बोला। जब मैं आपको सिविक्स पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपको ये जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंट बॉडी का है ना वो भी पूरा बताऊंगी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगी आपको तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, अदर देन दैट ही वेंट इंग्लैंड टू फाइल प्लेयर नॉट टू गिव इफेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एक बहुत ही मैसिव सा एक इंसिडेंट है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 के टाइम पे आता है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ये सारी चीजें होती है, वो मैं आपको बताऊंगी बहुत अच्छे से। पूरा बंगाल का जब पार्टीशन समझाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी इन्होंने अगेंस्ट बोला कि भाई बंगाल पार्टीशन आप मत करो, उसके लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया, प्लेयर भी की थी कि भाई मत करिए आप ये, ठीक है। अदर देन दैट इन्होंने क्या किया, he set up the Servant of Indian Society in 1905। 1905 रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए भी। तो वो जब मैं बताऊंगी ना आपको 1905 ऑटोमेटिकली रट ही जाएगा, ठीक है, वो ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा। तो 1905 में इन्होंने एक सोसाइटी भी फॉर्म की, दैट वाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। एक सोसाइटी फॉर्म की इन्होंने, कौन सी थी वो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किस लिए फॉर्म करते हैं सोसाइटी? ऑब्वियसली ताकि एक ग्रुप बन सके कुछ लीडर्स का, कुछ पर्टिकुलर एजुकेटेड पीपल का, कुछ पर्टिकुलर एजेंडा को फॉलो करने का, कुछ पर्टिकुलर गोल के लिए। तो इन्होंने भी वही किया, ठीक है। एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर्स। देखो इन्होंने लिखा हुआ है, इनका एम क्या था जो सोसाइटी फॉर्म की, ताकि आप एक नेशनल लीडर्स का कुछ ग्रुप बना सको, अवेयरनेस हो सके, आप फ्रीडम के लिए फाइट कर सको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल है श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू। ये जो थे, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, ये दोनों नाम के लोग जो वो आपके इस सोसाइटी में काम कर रहे थे, इंडियन लीडर्स ही थे ये भी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर काम कर रहे थे, फाइन। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 1902 में ही बिकेम मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके। और सॉल्ट ड्यूटी पर जो भी आपका टैक्स लगता था उसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने बोला कि भाई सॉल्ट ड्यूटी पर जो टैक्स लग रहा है उसको हटाओ, सॉल्ट ड्यूटी को, ठीक है। कब, जब ये मेंबर बन गए किसके, इंपीरियल लेजिस्लेचर के, ठीक है। इंपीरियल लेजिस्लेचर के मेंबर कौन बने, गोपाल कृष्ण गोखले, फाइन। और उन्होंने क्या किया, सॉल्ट ड्यूटी के लिए यहां पर प्लीडेड, ओके। एंड ही इंट्रोड्यूसेस अ बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी। प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया कि आप वेस्टर्न तो पढ़ा रहे हो बट जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी ठीक से रखो, ठीक है। सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन पर मूव मत करो, वेस्टर्न एजुकेशन पर मूव मत करो, जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको बना के रखो। ही वांटेड दैट कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग तभी आएगी जब आपकी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ की होगी, ठीक है। अदर देन दैट वर्क ऑन लैंड रेवेन्यू, इन्होंने लैंड रेवेन्यू पर भी काम किया कि लैंड रेवेन्यू जो इतना सारा आप ले रहे हो वो सही से नहीं है, उसका रेशियो डिसाइड करो, अगर फेमाइन आ जाता है तो कैसे काम होगा, ये सारी चीजें आप डिसाइड करो, उसके बाद लेकर के आओ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो इस पर भी इन्होंने डिमांड रखी, बात की, ठीक है। तो अच्छी डिमांड रखी इन्होंने, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया ऑब्वियसली। अदर देन दैट और कौन थे, यही अभी चल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और मैंने आपको भी बोला था ना एक क्वेश्चन कि इन्होंने आइडियोलॉजी फॉलो की थी एमजी रानाडे की, और इनकी आइडियोलॉजी किसने फॉलो की थी वो बताना था ना। तो देखो, गोखले वेंट टू साउथ अफ्रीका, ही हेल्प्ड गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी भी इस समय ना कहां पर थे, साउथ अफ्रीका में थे। इस टाइम पे जब ये अर्ली नेशनलिस्ट वाला फेज चल रहा था तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। क्या कर रहे थे वहां पे भी वो लड़ाई ही कर रहे थे। किस बारे में लड़ाई कर रहे थे, ये आपकी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जो ब्राउन पीपल के साथ ये जो व्यवहार हो रहा था, वहां पर गंदा बिहेवियर हो रहा था, उसके लिए गांधी जी वहां पर काम कर रहे थे ऑलरेडी। तो गोखले जी गांधी जी से मिलने गए थे साउथ अफ्रीका, समझ रहे हो। तो गोखले वहां पर गए और उन्होंने इस बारे में भी वहां पर काम किया, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इसके अगेंस्ट वहां पर उन्होंने काम किया और गांधी जी को हेल्प भी किया, ठीक है। तो अब जो गोखले हैं वो किसके आइडल बन जाएंगे, उनकी आइडियोलॉजी कौन फॉलो करेगा, डेफिनेटली गांधी जी, और कौन करेगा, ठीक है। तो गांधी जी इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, या फिर हु वॉज हिज पॉलिटिकल मेंटर।
गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? गोखले जी, ठीक है। और गोखले जी के कौन थे? एमजी रनाडे, ठीक है। तो ऐसा सर्किल है भाई, और कुछ नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, इट वाज गोखले जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो ये सब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड देन ही डाइड इन 1915, ठीक है। ज्वाइंट सेशन होने वाला था 1916 में, उससे पहले ही डाइड, ठीक है। चीजों को रिलेट करके पढ़ो आईएनसी में, कैसे कैसे इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, उसके आसपास क्या हो गया। कहानी की तरह पढ़ोगे ना, ऐसे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये बॉर्न हुए, फिर ही डाइड, फिर दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, तो ऐसे आपको चीजें याद होंगी, क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लगेगी, और चीजें आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी, सीक्वेंस में याद हो जाएगा, ठीक है। अभी जब हम लोग गांधी नेरा पे मूव करेंगे ना, देन यू विल लव इट। एसेटिव से जब हम गांधी नेरा में मूव करेंगे, यू जस्ट गोना लव इट। मैं आपको इतने सही सही एनेक्डोट बताने वाली हूँ ना, मजा ही आ जाएगी आपको, ठीक है। तो फ्रीडम तक हम चलेंगे अच्छे से। उसके बाद कौन है देख लेते हैं। ओके, तो थर्ड पर्सनालिटी हमारी और लास्ट पर्सनालिटी, वो है हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। उसके बाद हमारा ये थर्ड चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। छोटा सा था ना चलो ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कब आते हैं आपके? 1848 से 1925। ही बॉर्न इन बंगाल 1848, फाइन। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज, हु वाज दैट? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बैनर्जी जी बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है। आईसीएस में इन्होंने फर्स्टली क्वालिफाई किया था। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। चलो, अदर देन दैट ही वाज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज था, वहां पर ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे, ठीक है। सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। गोखले जी हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, और आपके जो दादा भाई नौरोजी थे वो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में थे। अभी ये जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अदर देन दैट क्या कर रहे थे? इलेक्टेड इन कैलकाता कॉर्पोरेशन। इनको कैलकाता में कॉर्पोरेशन में इलेक्ट किया गया था। ये बंगाली थे ना, तो बंगाल में ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। तो बंगाल में कलकत्ता आपका आ जाता है, कैलकाटा में ये यहाँ पर इलेक्ट किए गए थे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करो, जो जहां पे लीडर काम कर रहा है जिस एरिया में, उस एरिया से ही आएगा, वहीं बॉर्न होगा उसके आसपास ही। देखो बंगाल में बॉर्न है, अब वो जो गोखले जी थे वो मुंबई का उनका चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके रिलेट करो चीजों को। अदर देन दैट व्हाट ही डिड, बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इन्हें 4 टाइम्स इलेक्ट किया गया। बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 टाइम्स इनको इलेक्ट किया गया, ठीक है। अदर देन दैट 1921 में अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ बाय गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब कि बंगाल गवर्नमेंट को ये काफी पसंद है, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज आईसीएस। ही वाज आईसीएस। अब आईसीएस बंदे के पास नॉलेज तो होगी ना, तो नॉलेज थी। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको बंदा बोल रही हूँ। देखो इनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी, आईसीएस थे, ये फर्स्ट इंडियन आईसीएस थे, दैट मीन्स ही वाज वेल एजुकेटेड। ऊपर से इंग्लिश में प्रोफेसर थे, तो ब्रिटिशर्स के थोड़े फेवरेट तो होंगे ही होंगे। तो बंगाल गवर्नर जो थे उन्होंने क्या किया, इनको अपॉइंट किया एज अ मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ एज वेल, ठीक है। मतलब इनको गवर्नमेंट वाली पोस्ट भी मिली, ठीक है। अदर देन दैट his famous saying was opposition where necessary, cooperation where possible। तो ये इनकी saying थी कि opposition where necessary, then cooperation where possible, ठीक है। And he founded the Indians Association in 1876। तो इन्होंने भी एक एसोसिएशन फाउंड किया, वो क्या था? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन नाम याद रखना, बताया ना मैंने, सिनॉप्सिस बना के याद करना, तीनों लोगों के नाम लिखना, क्या क्या एसोसिएशन है, सबके नीचे नीचे ऐसे रिकॉल करके लिखना 3 बार वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो क्या हो गया, इंडियन एसोसिएशन जो है वो किसने लाया? 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। अदर देन दैट he created all India political organization by forming Indian National Conference in Kolkata in 1883। इनका क्या था मोटिव? ये चाहते थे कि सारे जो लीडर्स हैं, तो ऑल इंडिया के जो लीडर्स हैं उनको एक सेटअप मिल जाए, एक स्टेज मिल जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? 1883 में कोलकाता में इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई कब? 1883 में, ठीक है, 1883 में। और 1885 में आईएनसी फॉर्म हुई थी, रिमेंबर। अभी देखो रिलेट करना, अभी क्या होता है फिर,
बाद में इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी ना, ये इंडियन नेशनल वाली, ऑल इंडिया वाली, इन्होंने क्या जो 1883 में कराई थी, 1886 में इन्होंने आईएनसी को जोड़ दिया इसमें, समझ रहे हो। 1885 में आईएनसी थी, बन गई थी, फॉर्म हो गई थी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी 1883 में, और 1886 में क्या कर दिया इन्होंने, मर्ज कर दिया, कोलैब हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी सेम थी, सबका एम सेम था, गोल सेम था कि उनको क्या चाहिए, गोल सेम होने की वजह से इन्होंने इनको मर्ज करवा लिया, कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है। तो आईएनसी आपकी कम फॉर्म हुई थी 1885 में, और आपका जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी बनर्जी जी ने, वो आपकी हुई थी 1883 में, और कोलैबोरेशन आपका होता है 1886 में। सीक्वेंस में पढ़ोगे ना सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। और पता है आपको एक और चीज, आपको लगेगा 1886 कैसे याद होगा, 83 कैसे, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ये वाला था फिर ये वाला था, क्योंकि एक पॉइंट तो याद रह जाएगा ना, कैसे भी कर लो। 1885 तो याद हो गया होगा ना कि आईएनसी 1885 में फॉर्म हुई थी, बैठ गया होगा अब तक तो दिमाग में, तो उससे आप रिलेट करके ना बाकी सारे आंसर फिगर आउट कर लोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। मुझे जिंदा मत जलाना, बट मेरी बातें सुनो और मेरा नाम बदल देना, वही मेरे लिए बहुत ही फीरियस है ठीक है। अगर मेरी बात सच नहीं होती है तो, अगर मेरी बात सच नहीं होती है तो आप 3 बार रिविजन करो, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड, आपका 100 मार्क्स आएगा अच्छे से, ठीक है। अदर देन दैट क्या किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ही एडिटेड न्यूज़पेपर बंगाली। तो बंगाली न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, बनर्जी जी से रिलेटेड है। बंगाली मैंने बोला बंगाल से आ रहे हैं बनर्जी जी, तो वहीं से सब रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। जो जिसका एरिया है उसी टाइप में लिख रहा है, ठीक है। अदर देन दैट हिज बुक, एक बुक भी थी उनकी, नेशन इन दी मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कौन सी, नेशन इन दी मेकिंग, किसकी बुक है, बनर्जी जी की। इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो टाइटल से समझो, इंग्लिश का भारी भरकम टाइटल रखा है ना इन्होंने, इंग्लिश के प्रोफेसर थे इसलिए। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे ना कहानी की तरह, तुम्हें सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। बंगाली थे इसलिए बंगाली न्यूज़पेपर, और इंग्लिश के प्रोफेसर थे इसलिए बुक इनकी कौन सी थी, नेशन इन द मेकिंग, सिंपल, ठीक है। अदर देन दैट ही वर्कड अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लाइसेंस एक्ट, आर्म्स, जितने भी एक्ट आपके ब्रिटिशर्स लगा रहे थे अननेसेसरी, उनके अगेंस्ट इन्होंने भी काम किया। क्योंकि अर्ली नेशनलिस्ट का ऐसा थोड़ी ना था कि 3 पीस पर काम कर रहे थे कि भाई बस पिटिशन करो, प्रेयर करो, प्रोटेस्ट करो, साथ में वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, दे कैन क्रिटिसाइज, तो वो उसके अगेंस्ट भी काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये भी किया। ही अपोज द मॉर्ले मिंटो होगा यहाँ पे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इन 1909 which introduced the separate electorates for the Hindu and Muslim। मॉर्ले मिंटो के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या है मॉर्ले मिंटो में। वहां पर बस अभी आप इतना समझ लो कि हिंदू और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्शन के लिए बोल देते हैं, आप सेपरेटली इलेक्टोरेट्स के लिए बोल देते हो, ठीक है, वोटिंग कर सकते हो सेपरेटली, ठीक है। वो कैसे करता है काम, कैसे होती है, वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगी जब मॉर्ले मिंटो आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो उसके अगेंस्ट में उसका अपोज भी इन्होंने किया, क्योंकि इट वॉज नॉट गुड, दैट वॉज काइंड ऑफ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी मॉर्ले मिंटो, ठीक है, इसलिए इट वॉज नॉट गुड। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसको भी अपोज किया, फाइन। अदर देन दैट अपोज द डिवीजन ऑफ बंगाल इन 1905। एज आई टोल्ड यू, बंगाल वाला जो पार्टीशन हुआ था दैट वाज मैसिव थिंग, बहुत ही खराब चीज थी वो, और अच्छी भी नहीं थी, और बहुत ही बड़ी लेवल पे हुआ था पार्टीशन। तो उसका अपोज इन सभी ने किया, गोखले जी ने भी नहीं किया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी किया, ठीक है। तो उसको अपोज इन्होंने भी किया। और किसने किया था, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, इसीलिए इन्होंने अपोज भी किया। देन नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, इनको क्या नाम दे दिया गया है, फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। कौन है फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, कंफ्यूज मत होना, बैनर्जी जी हैं, जो फर्स्ट टाइम आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ वही हैं, ठीक है। एंड देन अनलकीली ही डाइड इन 1925। तो हमारे जो इतने प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन्होंने इतना सारा काम किया, इतनी सारी थॉट प्रोसेस दी, इतनी सारी थ्योरी दी, इतना मोटिवेट किया, ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज किया, उनको रियलाइज करवाया कि आप लोग भी गलत हो, इंडियंस को बताया, ना कि इंडिया में, बाहर भी। तो बहुत सारा काम किया इन्होंने, ठीक है। तो अर्ली नेशनलिस्ट भी अपने आप में एक इनक्रेडिबल रोल देते हैं, ठीक है। और कैसे देते हैं, तो पिछला वीडियो आप अर्ली नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी प्लीज देख लेना, बहुत मजा आएगा उसको देखने में, ट्रस्ट मी। आज का वीडियो थोड़ा फैक्चुअल था, आई नो, बट प्लीज यार
फैक्ट भी तो पढ़ने हैं ना, लिखना है कि नहीं लिखना है, एमसीक्यू करने हैं ना, तो ठीक है पढ़ लेना थोड़ा सा। अच्छा, अदर देन दैट इस चैप्टर के एमसीक्यूज आपको कल मिल जाएंगे और आई ट्राई कि 50 क्वेश्चन तो मिनिमम में करा दूँ, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, 3 बार वीडियो देखना, ठीक है। लेक्चर भले ही तुम नोट डाउन कर लो 2 बार में, लेकिन एमसीक्यूज 2-3 बार लगाए बिना मत जाना एग्जाम में, ठीक है। ओके चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर भी इलेबोरेट करूंगी जल्दी ही, ठीक है। पीछे का पूरा देख लीजिएगा और एमसीक्यूज का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स में कराऊंगी, आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा उसको। ओके देन टेक केयर, बाय बाय।